सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हाजिर हैं हम एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। जी हाँ, और मैं हूँ आपके साथ भावना नैयर। नमस्कार, सुप्रभात। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे संवाद करेंगे। साथ ही साथ बात होगी अयोध्या नगरी की जो नव्य भव्य और दिव्य होती जा रही है, और आज रामलला की जो मूर्ति है वहाँ रखी जाएगी जहाँ वो गर्भगृह में उनका जो विग्रह समारोह होने वाला है। साथ ही साथ अगर पराक्रम ठंड की बात की जाए तो कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है। शीतलहर का कहर उत्तर भारत में जारी है। बिल्कुल भावना, और इस वजह से कई सारी रेल और जो विमान यातायात है वो प्रभावित हुआ है। उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। साथ ही साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। सिर्फ 2 महीने में ही 15 करोड़ से अधिक प्रतिभागी बने यात्रा का हिस्सा। अयोध्या में आज गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। मूर्ति के मंदिर लाए जाने पर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज पेशी। एजेंसी द्वारा जारी कई समन के बावजूद अभी तक नहीं हुए हैं पेश। आर्थिक जगत से दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना। आने वाले सालों में भारत की विकास गति रहेगी बरकरार। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल और उड़ानें प्रभावित। देरी के कारण हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर डीजीसीए नाराज। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने हूतियों को वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में किया शामिल। यमन के हूतियों ने अमेरिका द्वारा संचालित एक और जहाज पर किया हमला। और खेलों की खबरों में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पुरुष एकल में सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ करेंगे अभियान की शुरुआत, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी खेलेगी पहले दौर का मैच। साथ ही FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की आज जर्मनी से होगी भिड़ंत। रांची में भारतीय टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबर। नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने के बाद से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 बार बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन यात्रा के लाभार्थियों के साथ आमने सामने बातचीत की।
देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्ति है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। ये जमीनी स्तर पर गहरा प्रभाव पैदा करने में यात्रा की सफलता का प्रमाण है, जो देश भर के लोगों को विकसित भारत के साझा विजन की ओर एकजुट कर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। यात्रा के दौरान लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। पेश है फतेहपुर से हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद फतेहपुर के तांबेश्वर पहुंची, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के अगले चरण में साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर स्टेशन में नवनिर्मित ऊपरगामी पुल का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अब गांव से होते हुए शहरों की ओर आई है। ये पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इस यात्रा के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। फतेहपुर माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और योगी जी के कारण नए नित आयाम छू रहा है। उसके पीछे डबल इंजन की सरकार है और आज 4 पुलों का और एक स्टेशन के ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज बनना है, उसके लिए शिलान्यास भी किया, भूमि पूजन किया। बहुत जल्दी उसमें काम भी शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत तेज गति से 4 नंबर प्लेटफार्म में काम हो रहा है। ये विकसित भारत और ये भी उसी विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत है, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति के हाथ में हुनर नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तो भारत विकसित कैसे कह सकते हैं। उस दिशा पर माननीय प्रधानमंत्री जी फोकस करके इन यात्राओं को जो निकाला, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से फतेहपुर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, कि बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की जमीन है, महर्षि भृगु की जमीन है। हम लोगों का दायित्व है कि पहले उस स्तर तक उच्चीकृत सुविधाएं यहाँ पर हम लोग जनरेट करें। हम डिजिटलाइजेशन से भी फतेहपुर को लगातार जोड़ रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि फतेहपुर का सर्वांगीण हम लोग विकास कर सके। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं सामाजिक आर्थिक, उनको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम करेंगे। इस अवसर पर जहां लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं योजनाओं का लाभ पा रहे लोगों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। 2020 दिसंबर से समूह चालू किया था और उसमें पहले शुरुआत में हमने छोटा सा काम डाला था, सिर्फ मसाला पैकिंग। मुझे मसाले पिसवाते थे, थोड़ा अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तीसरा ग्रुप, फिर स्वनिधि की योजना आई प्रधानमंत्री जी की, तो उसमें 10-10 हजार रुपया दिला, जिसमें छोटे छोटे काम जो अभी चल रहे हैं ये स्वनिधि योजना के तहत चल रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की वजह से आज हम गांव से रह करके शहर में आए हैं और उनकी वजह से हम इतना विकास कर रहे हैं कि हर जगह हम लोगों का मतलब नाम है। एक औरतों का एक पहचान होता है ना, जैसे कि घर घर काम मिल रहा है। नहीं बस यही होता था, घर में रहो बस उतना काम होता है। आज है कि हम मतलब अपने काम से, धंधे से 4 पैसे कमा रहे हैं, अपने आप में खुद हम सक्षम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं राजस्थान के बारां में जिले के आदिवासी बहुल इलाके में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का फायदा लोगों को मिल रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से आम लोगों की जिंदगी आसान बनी है। यहाँ की आदिवासी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके सर पर छत आई है। देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा से राजस्थान के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को भी केंद्र की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ बारां जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र शाहबाद के शुभघरा ग्राम पंचायत में पहुंचा, जहां पर ग्रामीणों ने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। यहां पहुंची महिलाओं ने बताया कि उज्ज्वला योजना के कारण उन्हें फ्री में गैस सिलेंडर मिला। अब उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी मिल चुकी है। गैस सिलेंडर मिला, लकड़ी से बचना पड़ा, हमका ये गैस से बहुत फायदा मिला।
तुरंत रोटी बना लेते हैं, मुड़ा मुड़ी स्कूल जाते हैं। वहीं कई लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने के लिए मोदी सरकार का आभार भी जताया। और मुझे घर भी मिल गया, मुझे पेंशन भी मिलता है और मोदी वालों बहुत लाभ मिलता है। मुझे पालनहार भी मिलता है, मुझे सग मिलता है, मुखा जी पालनहार को फार्म डारो वो भी मिलता है और राशन पे भी मुझे फ्री के भी मिलता है और मुझे घर भी मिल गया। मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य साकार होता दिखाई दे रहा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और उनकी जिंदगी आसान बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आबकारी घोटाले से जुड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी है। जांच एजेंसी ने चौथी बार समन भेजकर केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक केजरीवाल ईडी के समक्ष एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को पिछले हफ्ते चौथी बार ईडी ने समन जारी किया था और 18 जनवरी तक एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज से। नीरज, समझना चाहेंगे आपसे, 4 बार पहले बुला चुके हैं और अब ये 5वीं बार समन भेजा है। यदि अब भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो ये कितनी बड़ी परेशानी उनके लिए खड़ी कर सकता है? देखिए, धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि ईडी के सम्मन को उन्होंने नकारा है और अलग अलग तरीके के जो बहाने हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले चुनाव का उन्होंने बहाना बनाया कि चुनाव के कारण वो नहीं आ सकते, फिर वो विपासना में चले गए और पंजाब में कई दिन वो रहे और तब भी जो सम्मन है उसका पालन उन्होंने नहीं किया। ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ की जानी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे तार अरविंद केजरीवाल की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो साउथ लॉबी का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में इस्तेमाल किया था। इसकी पूरी की पूरी जो डीलिंग है वो ईडी ने अदालत के सामने भी रखी है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो जेल है वो भी उसको जमानत नहीं दी गई है न्यायालय के द्वारा, और यहाँ तक कि जो संजय सिंह है उनकी भी भूमिका इस मामले में कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। अब अरविंद केजरीवाल से कई सारे सवाल ईडी पूछना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं और आज भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार से अरविंद केजरीवाल आज भी शायद ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। वो गोवा के लिए जा रहे हैं, राघव चड्ढा और भगवत मान के साथ वो आज गोवा निकल रहे हैं, लेकिन ये काफी गंभीर मामला है और ईडी लगातार इस मामले को लेकर अदालत को भी अपडेट कर रही है। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से ईडी के सम्मनों का निरादर कह सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल करेंगे तो ईडी सख्त कदम उठा सकती है, अदालत के संज्ञान में लाकर अदालत को बता सकती है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो अदालत कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भी ईडी को दे सकती है। जी नीरज, नीरज यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्या ये भी हो सकता है कि बार बार समन पे ना पहुंचने और ना पेशी होने पर क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तार किया जा सकता है और ईडी के पास इस बात के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। अगर आप देखें कि ईडी का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके सम्मनों की अवहेलना करता है, पूछताछ में शामिल नहीं होता है, और ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जिस तरीके से शराब घोटाला सामने आया, अरविंद केजरीवाल की जो बात है वो साउथ लॉबी से होती है, इस बात के तमाम जो सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने तमाम जानकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर दी है कि किस तरीके से शराब घोटाले की जो नीतियां हैं वो बनाई गई, दिल्ली में किस तरीके से शराब है वो एक तरीके से पानी की तरह बहाई गई और जो कारोबारी हैं उनको लाभ देने की कोशिश की गई और वो लाभ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी मिला। तो ये तमाम सबूत ईडी के पास मौजूद है। अगर बार बार इसी तरीके से ईडी के सम्मानों की अवहेलना अरविंद केजरीवाल करेंगे तो ईडी सख्त कदम उठा सकती है, उनको गिरफ्तार करके भी पूछताछ कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी नीरज सिंह
बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल संभवतः आज भी ना जाए, लेकिन भावना हम इसमें ये देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय चूंकि नजदीक आने वाला है तो इसलिए वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए वो नहीं जा रहे। बहरहाल जो जांच एजेंसी, जो कानूनी कार्यवाही है वो तो फिर अपनानी पड़ेगी। पराक्रम, यहाँ हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक नया सवेरा में, लेकिन ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ Canara Bank, together we can. NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या धाम और बताते हैं अयोध्या से जुड़ी खबरें। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम। भगवान श्री राम के बाल रूप श्री रामलला का स्वागत करने के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में लाया गया। परिसर के अंदर मूर्ति ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति के मंदिर में ले जाए जाने पर श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखे। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। आज गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन भी जारी हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए अनुष्ठान के तहत आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कार 21 जनवरी तक चलेंगे।
अयोध्या में श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन किए जा रहे हैं और इन आयोजनों की पेशकश हम लगातार डीडी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर निर्मित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन शुरू हो चुके हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए अनुष्ठान के तहत बुधवार को अनुष्ठान का दूसरा दिन था। यजमान अनिल मिश्रा ने दोपहर 1:30 बजे के करीब विधि विधान के साथ जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण बटुक, कुमारी सुवासिनी पूजन, वर्धनी पूजन की शुरुआत की। उन्होंने सरयू तट पर सपत्नीक पूजा की। जल में हवन करते हैं, सुवासिनियों का पूजन करते हैं और पवित्र जल भर करके पूजन के लिए मंडप में ले जाते हैं। वहाँ शोभा यात्रा नाचते गाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए उस जल को ले जाते हैं और बाकी पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि में जो जल प्रयुक्त होता है वो यही नदी का जल पूजा में प्रयोग में लेते हैं। पूजा में अन्य नदियों का देश भर से, सागर से भी जल आ रहा है। हाँ, लगभग भारतवर्ष के सभी तीर्थों के जल आ रहे हैं। बाद में कलश यात्रा और भगवान रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण हुआ। इसके पहले मंगलवार को अनुष्ठान के पहले दिन अनिल मिश्रा ने सांगो पांग सर्व प्रायश्चित किया तथा सरयू नदी में स्नान किया था। उन्होंने विष्णु पूजन करके पंचगव्य एवं घी से होम कर पंचगव्य प्राशन किया। दशदान के पश्चात मूर्ति निर्माण स्थान पर कर्मकुटी यज्ञ भी किया गया। ये कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अनुष्ठान की प्रक्रिया में कलश और का पूजन का विशेष महत्व है। आज सभी हमारे जो विद्वान लोग हैं यहाँ आकर के सरजू जल कलश में भर करके पूजन के निमित्त, जहाँ कल से पूजन प्रारंभ होने वाला है, श्री राम जन्मभूमि के अंदर लेकर के जाएंगे। कल से वहाँ सभी विधिपूर्वक पूजन कार्य संपन्न होंगे। वहाँ सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कारों का प्रारंभ 16 जनवरी 2024 से हुआ, जो 21 जनवरी 2024 तक चलेगा। बुधवार को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलादिवास और गंधादिवास होगा, जबकि 19 जनवरी को औषधादिवास, केसरादिवास, घृतादिवास होगा। सामान्यतः प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3 अधिवास अभ्यास में होते हैं। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य हैं। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अनुष्ठान की तैयारी इस समय सरयू घाट पर चल रही है। आप देख रहे हैं आज कलश में जल लेके राम जन्मभूमि लेके जाया जाएगा। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ महंत शशिकांत दास जी मौजूद हैं। शशिकांत जी, आज क्या निश्चित रूप से आज कलश यात्रा है और सरयू पूजन है। सरयू जी का पूजन करके कलश में जल भर कर ले जाएंगे, जो 22 दिसंबर को भगवान को उससे पूजन कराया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। ये मुख्य रूप से कलश यात्रा के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। किसी भी अनुष्ठान में कलश पूजन, सरयू पूजन और कलश यात्रा ये प्रमुख रूप से होता है, तो वही कार्यक्रम ये चल रहा है। किन किन सामग्री इसमें वो रहेगा? खोड़सोपचार से पूजन होता है, बहुविधि से, सब विधि से। तो ये पहले सरजू जी का पूजन होगा, उसके बाद यहाँ से जल भर करके ले जाएंगे। पहले हम जल देवता को पूरी तरह से मान्यता करके मनाते हैं कि ये सरकार आप चलें, पधारें, हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करें। ये ऐसी पद्धति होती है, तो ये उसका ये नियम है। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होगी। इसमें भारतीय आध्यात्मिकता, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति, परंपरा के सभी विद्यालयों के आचार्य, 150 से अधिक परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत, नागा सहित 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तातवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रहेगी। अयोध्या धाम से ऋतु वर्मा के साथ आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज। बाईस जनवरी को जब श्री अयोध्या जी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब पूरे भारत में दीपावली मनाई जाएगी। और ये आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि राम ज्योति भारत के सभी घरों में जलाई जाए।
साथ ही साथ इसी कड़ी में अयोध्या के सरयू घाट पर कल दीप जलाए गए। जगमग जगमग दीपों से पूरी अयोध्या नगरी रोशन नजर आई। तो अयोध्या के सरयू घाट की तस्वीरें जहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है और अब से महज कुछ ही दिन बाकी हैं जब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। और आज का दिन भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज जो है वो तीसरा दिन है अनुष्ठान का। और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि सरयू घाट पर इसी तरीके से दीपोत्सव जैसा उत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या तैयार है अपने आराध्य को आगमन करने के लिए। और अयोध्या से हमारे संवाददाता सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे पहले जय श्री राम। और आज जो है वो बेहद महत्वपूर्ण दिन है, 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है और आज तीसरा दिन है। अगर आज के अनुष्ठान की तैयारियों की बात की जाए तो क्या होने वाला है खास आज? देखिए, जिस तरह से भगवान के लिए जो है भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठानों का दौर जो चल रहा है, आज तीसरा दिन है। जिस तरह से आपने विस्तृत रिपोर्ट में ये दिखाया और बताया कि किस तरह से विधि विधान और वैदिक पूजन के साथ जो है भगवान की पूजा चल रही है, वह एक विषय है। लेकिन भगवान के आगमन का जो खुशी है, जो अयोध्या उसके लिए सजी संवरी है, थोड़ा सा उसका रूप दिखाते हैं आपको। आप हमारे पीछे ये लता चौराहा है, यहाँ नगर निगम की बसें जो है राम भक्तों के लिए बड़ी संख्या में तैनात की गई है, लगाई गई है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि जो पूरा राम पथ है ये किस तरह से भव्य तरीके से सजावट हुई है। और सजावट में जो कमी है उस कमी को भी दूर करने के लिए अभी जो रंगोली है वो लगातार रंगोली यहाँ चौराहे पे बनाई जा रही है। राम की पैड़ी से लेकर के बाईपास अयोध्या तक, वहां फैजाबाद तक, वहां तक लगातार इस तरह की सड़क के दोनों तरफ रंगोली बनाई गई है और जगह जगह भगवान के स्वागत के लिए बंदरवार बनाए गए हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि इस प्रसन्नता और इस खुशी और इस आगमन को व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं शब्दों की कमी जरूर है। लेकिन आशुतोष, इन सबके साथ साथ उत्साह तो देखिए पूरे भारत में है, लेकिन जब आप चूंकि उस पवित्र अयोध्या धाम में मौजूद हैं तो ये भी समझना चाहेंगे कि जो अयोध्या के स्थानीय निवासी हैं वो कितने उत्साहित हैं प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। देखिए निखिल, आपने बड़ा ही गंभीर प्रश्न किया है। आज से कोई 1.5 साल पहले जब मंदिर निर्माण नहीं शुरू हुआ था, उसके पहले अयोध्या के निवासी, अयोध्या के साधु, अयोध्या के मंदिर और मठ ये कहीं न कहीं अभिशप्त माने जाते थे। और यह अभिशप्तता ऐसी थी कि एक पीड़ा सी थी कि उनके आराध्य भगवान श्री राम के लिए, जिनके लिए अयोध्या जानी जाती थी, उनके भगवान का भव्य और मंदिर नहीं था, बल्कि अनेक विवाद थे, अनेक बार जो है तमाम सारे संघर्ष चले। उन सबको लेकर के अयोध्या का जो वैभव था, अयोध्या की जो खुशी थी, अयोध्या की जो पवित्रता थी, आध्यात्मिकता थी, वो उभर करके सामने नहीं आ पाती थी। आज जब सामने आ रही है तो अयोध्या का एक एक नर नारी, एक एक साधु संत, एक एक मठ मंदिर सब हर्षातिरेक में है। सब जगह भगवान राम के संकीर्तन चल रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ की सड़कों, नालियों, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था सबका सुदृढ़ीकरण किया है और लगातार काम चल रहा है, उससे भी यहाँ के लोगों को एक बदलाव, बदली हुई अयोध्या, और उस बदली हुई अयोध्या में भगवान राम भी होंगे और राम के भक्त भी होंगे। भगवान राम के लिए क्या आस्था होगी, भगवान राम के भक्तों के लिए व्यवस्था क्या होगी, इसका समूचा व्यवस्था, समूचा प्रबंधन जो है तो अपने आप में अलौकिक, अद्वितीय दिख रही है अयोध्या। नव्य भव्य दिव्य रूप में तैयार है अयोध्या और पूरी तरह से विकसित हो चुकी है अयोध्या, कहीं ना कहीं कहे पराक्रम। आशुतोष, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 22 जनवरी तक देश के विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है। क्या है वृंदावन में स्थित, जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। पीएम मोदी के हवन के बाद पूरे देश में मंदिरों और तीर्थ स्थलों की सफाई का कार्य जोरों से चल रहा है। डीडी न्यूज की टीम पहुंची वृंदावन, जहां स्वच्छता का आलम चारों ओर स्पष्ट नजर आ रहा है। श्री अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता का आह्वान किया है। भगवान कृष्ण की धरती वृंदावन कैसे पीछे रहती। इस वक्त हम हैं रामताल, जो कि ऋषि सौभरी का तपस्थान है।
सतयुग के ऋषि थे जिन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की और यहाँ पर देखिए साफ सफाई कितनी स्पष्ट आपको नजर आ रही है। सुबह से ही ये जो कार्यक्रम है स्वच्छता का वो लगातार जारी रहता है और ये वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण कालिया मर्दन करने के बाद उन्होंने आराम किया था और इसलिए यहाँ का नाम रामताल हो गया, क्योंकि आराम में भी लगातार आप देख रहे हैं कि राम का नाम छिपा हुआ है। तो रामताल जैसे कई सारे पौराणिक स्थल हैं जहां पर स्वच्छता के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र श्री ब्रज नाभ द्वारा स्थापित श्री वृंदावन धाम के प्राचीनतम मंदिरों में से एक गरुण गोविंद मंदिर में भी स्वच्छता देखते ही बनती है। तकरीबन 4 लोग हैं हम, जो कि सुबह 4 बजे झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद जितना भी कचरा शाम को रहता है वो सब एक बड़ी बड़ी डस्टबिन रख रखी है हमने। मोदी जी के आग्रह पे ही ये सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। अभी बराबर में जो आप देख रहे हैं गोविंद कुंड है, वहाँ भी हमने जीर्णोद्धार कराया है, सफाई का पूरा कुंड साफ कराया है। तो ऐसे करके मोदी जी और योगी जी का सहयोग है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी उस भाव प्रशिक्षित क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता के कार्यक्रम में तेजी आई है। इस वक्त हम हैं बांके बिहारी, जो कि वृंदावन धाम का बहुत ही सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आप देखिए यहाँ पर कितनी स्वच्छता है। जो पहले काफी ज्यादा गंदगी हुआ करती थी, अब आप देखिए कि जो स्वच्छता है वो अपने चरम पर है, क्योंकि निकास का मार्ग और प्रवेश का मार्ग अलग अलग कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और लोगों को स्वच्छता की वजह से काफी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो ये सुविधाएं हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि तीर्थयात्री इससे और भी ज्यादा संख्या में आ पाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अजय मिश्र, श्री वृंदावन धाम, बांके बिहारी। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कोहरे के कारण उड़ान और रेल परिचालन में भी देरी हो रही है। कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। उत्तर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेन विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भारी कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण IGI हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट रद्द हो गई हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं। तो जहां ट्रेनों के परिचालन पर असर तो पड़ा ही, शीतलहर और कोहरे के कारण वहीं हवाई परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में यात्रियों का टरमैक पर खाना खाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। मुंबई एयरपोर्ट को 60 लाख का जुर्माना लगा है, जबकि इंडिगो को 1.20 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। उल्लंघन के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो आप ये देखिए कि ये नज़ारा है एयरपोर्ट का, जहां पर लोग फ्लाइट के डिले होने की वजह से रनवे पर ही बैठकर उन्होंने भोजन किया और जिसकी वजह से DGCA ने सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग एयरलाइंस पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, इंडिगो पर भी जुर्माना लगा है, वहीं स्पाइस जेट पर भी 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस तरीके से जी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश राज जुड़ चुके हैं कोहरे से प्रभावित रेलवे की धीमी रफ्तार पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश राज हमसे। राजेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रेनों के परिचालन में देरी दिखाई दे रही है, विलंब दिखाई दे रहा है, यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो कितने दिनों तक शीतलहर का प्रकोप अभी जारी रह सकता है और अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए कितनी ट्रेनें अभी लेट पहुँच रही हैं? देखिए, अगर ट्रेनों की बात करें भावना, तो कहीं ना कहीं मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 30 ट्रेनें जो है वो विलंब से दिल्ली पहुंची। लेकिन बुधवार की बात करें तो बुधवार को 20 ट्रेन जो है वो देर से दिल्ली पहुंचने की खबर प्राप्त हुई है। और आज गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को 18 ट्रेनों के दिल्ली विलंब से पहुंचने की खबर जो है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें आधे घंटे से लेकर 6 घंटे तक का जो समय है वो विलंबित सूचना उत्तर रेलवे के द्वारा दी गई है कि 18 ट्रेनों के विलंब से आज सुबह तक पहुंचने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनों की आवाजाही पर स्पष्ट तौर पर घने कोहरे की वजह से असर पड़ा है, लेकिन परसों के मुकाबले कल और कल के मुकाबले आज विलंबित ट्रेनों की जो संख्या है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। 30, 20 और आज 18 दो ट्रेनों के विलंब से कम संख्या जो है, दो ट्रेनें जो है कल 20 थी और आज 18 जो है वो सूचना दी गई है। लेकिन अगर ठंड की बात करें भावना, तो ठंड जो है वो घटने का नाम नहीं ले रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो राजेश, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तपस, अगर आईएमडी की माने तो किस तरीके के हालात अगले कुछ दिनों तक रह सकते हैं? शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और कोहरे और घने कोहरे के से हमें कब राहत मिलेगी? भावना, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अगले 4 से 5 दिन यही हालत रहने वाली है। आईएमडी की अगर माने तो ये कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन ये जाने का नाम नहीं लेगा। और एज पर आईएमडी ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ आसपास के जो इलाके हैं, कुछ हिस्से जो वेस्टर्न यूपी के और जो पहाड़ों के जो इलाके हैं वहां पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका ये अनुमान है कि ये जो कोहरा है ये इस तरीके से रहेगा। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच 50 मीटर की विजिबिलिटी हो चुकी थी एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में। इसी वजह से करीब 20 फ्लाइटें, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों फ्लाइटें डिले चल रही थी। लेकिन आईएमडी से अभी जब हमारी बात हुई है, उनका यह मानना है कि अगले कुछ घंटों में ये सिचुएशन इंप्रूव करेगा। यहाँ पे जो ये घना कोहरा था वो छटने की उम्मीद है और विजिबिलिटी भी बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन ये ठंड का जो प्रकोप है, कोल्ड डे कंडीशन जो चल रहा है, वो अभी अगले 4 से 5 दिन चलेगा। तो देखिए, स्थिति चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद तपस और राजेश राज इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जो हालात हैं वो हालात ये बयां कर रहे हैं कि हमें बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रेल और विमान यातायात भी बुरी तरीके से प्रभावित है। बहरहाल फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में एक बार फिर, और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम में मौजूद हमारे सहयोगी संध्या शर्मा का। संध्या, सुप्रभात। जानना चाहेंगे आज अखबारों के पिटारे से क्या है खास?
सुप्रभात। पराक्रम और भावना अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत रामलला की जन्मभूमि प्रभु श्री राम की अयोध्या से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर लिया है। दरअसल अनुष्ठान का कल दूसरा दिन था और इस मौके पर रजत प्रतिमा का पूरे परिसर में भ्रमण करवाया गया और इसके अलावा क्या कुछ अनुष्ठान के दूसरे दिन खास रहा और आज जो अनुष्ठान का तीसरा दिन है उस दिन क्या कुछ होने वाला है, उन सभी बिंदुओं के साथ आज अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है। साथ ही देश और दुनिया में किस तरह का माहौल है प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उसको भी आज सभी अखबारों ने लिया है। अगली खबर सभी अखबारों में आज हमें देखने को मिली है और वो है गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस बार कर्तव्य पथ पर आधी आबादी का सशक्तिकरण देखने को मिलेगा, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है। बताया है कि यहाँ जो झांकी निकलेगी उसमें नारी शक्ति खास तौर पर दिखाई देगी। आत्मनिर्भरता की झलक भी इस दौरान देखने को मिलेगी। तो इस खबर को आज बताया गया है। ये भी बताया है कि कर्तव्य पथ पर 37 झांकियां जो निकाली जाएंगी उसमें किस तरह के किन किन राज्यों की झांकियों को शामिल किया जाएगा और जो दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों के बैंड और परेड जत्थे होंगे उसमें केवल महिलाएं ही होंगी। इस खबर को आज अखबारों ने लिया है। अगली खबर, भारत की सफलता एक असाधारण गाथा, ये बात कही है अमेरिका के विदेश मंत्री ने और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, वो भारतीयों के लिए बेहद लाभप्रद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, उनके बीच बेहतरीन रिश्ते हैं। ये बात उन्होंने विश्व आर्थिक मंच पर कही और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों के विस्तार को लेकर के हर पहलू पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं। और अगली खबर जनसत्ता अखबार के साथ ही बाकी अखबारों ने भी ली है और बताया है कि भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, जो कि दावोस सम्मेलन में ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा। इस खबर को आज अखबारों ने लिया है। हरिभूमि अखबार ने आज इस खबर को अपने देश पेज पर लिया है और अन्य अखबारों ने भी, किसी अखबार ने पहले पेज पर लिया है, किसी ने प्रधानमंत्री ने कल जो सौगात केरल वासियों को दी है और उसमें जो 3 प्रमुख निर्माण परियोजनाएं हैं वो राष्ट्र को समर्पित करते हुए उन्होंने लोगों को जो संबोधित किया और क्या कुछ खास बातें कही, उसको आज सभी अखबारों ने लिया है। और चलते चलते बात करते हैं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान अखबार में आज WHO के वैज्ञानिकों के माध्यम से ये एक रिसर्च प्रकाशित की गई है और बताया है कि वीडियो गेम से बहरेपन का खतरा बच्चों में बढ़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 9 देशों के 14 अध्ययनों की समीक्षा की गई है और बताया गया है कि 50,000 वीडियो गेम खेलने वालों पर 9 देशों में किस तरह से ये शोध किया गया और बताया गया कि यदि बच्चे तय मानक से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में अगर हेडफोन लगा करके या तेज आवाज में सुनते हैं तो किस तरह से उनके स्वास्थ्य को, उनके कानों को, उनके सुनने की क्षमता को प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद संध्या, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और सभी समाचार पत्रों के हर क्षेत्र को बड़े ही बखूबी से प्रस्तुत करने के लिए और हम तक प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अमेरिका की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले और चेतावनी के बाद भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले जारी। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने फिर अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को निशाना बनाया, जिस पर कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने हूतियों को वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में फिर से शामिल कर दिया। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को निशाना बनाया है। यमन तट के पास हूतियों ने अमेरिकी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ने रवांडा प्रवासन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश सांसदों ने शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की उनकी योजना को मंजूरी देने के पक्ष में 320 से 276 वोटों से मतदान किया। यह विधेयक यूके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दूर करने का प्रयास करता है जिसमें कहा गया है कि नावों में इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजने की योजना, जहां वो स्थायी रूप से रहेंगे, अवैध है।
जर्मनी में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण सैकड़ों उड़ानें और रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। बर्फीली सड़कों पर दुर्घटनाएं आई हैं और पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जर्मन मौसम सेवा ने पूरे दक्षिणी हिस्से के लिए अत्यधिक ठंड की चेतावनी जारी की है। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF के एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। I said that current year, that is for the current financial year, RBI's growth projection was 7%. The NSO, National Statistics Office, has said 7.3%. So in fact, when we said 7% for current year, there were a lot of opinion, lot of views outside that RBI was over projecting. But in actuality, the National Statistics Office, which has lot more data, has said 7.3% for current year. And for next year, that is the financial year 24-25, what I mentioned is that my sense is that India's GDP growth will touch 7%. वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सेमीकंडक्टर और चिप विनिर्माण पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देशों सहित कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। So the biggest priority is on design. That's where we have a very big strength. We have, as I said, about 300,000 design engineers. In design, we are advancing from being a back office to actually producing complete chip, or rather actually designing the complete chip, to going out to the customers, taking the concept and then developing the entire chip. So that's a very important journey. So this is very big focus for us. और कारोबार से जुड़ी अन्य खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। देश का दूसरा सबसे मूल्यवान शेयर BSE पर 8.46% की गिरावट के साथ 1536.90 रुपए पर बंद हुआ। एशियन पेंट्स का चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 34.46% बढ़कर 1475.16 करोड़ रुपए रहा। UPI भुगतान का भारत के बाहर विस्तार करने के लिए एक समझौता किया गया है। समझौता ज्ञापन MOU के तहत भारतीय यात्री अब अन्य देशों में गूगल पे के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। गौतम अडानी के समूह ने मीडिया क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए समाचार एजेंसी IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिया। अडानी समूह और तेलंगाना सरकार ने राज्य में 12,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 4 समझौते ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड और शेयरों के लिए सर्च एंड क्लेम की व्यवस्था पर काम कर रहा है। सेबी जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। UPI पेमेंट साल 2023 से UPI अपना परचम विदेश में भी फैला रहा है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अब गूगल पे ने NPCI के साथ समझौता किया है। भारत में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए एप्पल ने बेंगलुरु में एक नया ऑफिस खोला है। इसके साथ ही आईफोन निर्माता ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने के साथ देश में अपनी स्थिति मजबूत की है। और कारोबार जगत के बाद अब खबरें खेल जगत से। दिल्ली में चल रहे इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के HS प्रणय भी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 16 में HS प्रणय का सामना हमवतन प्रियांशु राजावत से होगा।
वहीं कल खेले गए प्रतियोगिता के पुरुष एकल में भारतीय चुनौती को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। श्रीकांत को पहले दौर में हांगकांग के ली चुएक यूई ने 24-22, 21-13 से शिकस्त दी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दोहरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 8 छक्के और 11 चौके की मदद से शतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया। रांची में चल रहे FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर ओलंपिक का टिकट कटाने पर होगी। कतर में चल रहे AFC एशियन कप में आज भारतीय टीम उज्बेकिस्तान से भिड़ेगी। भारत के लिए आज का मुकाबला अहम होगा। भारत की नजर जीत के साथ 3 पॉइंट हासिल करने पर होगी। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर जगत से फटाफट अंदाज में। एक्टर मोहित रैना, रोशन मैथ्यू और सारा जेन डायस इजरायली ड्रामा मैगपाई में भारतीय रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसका नाम कनखजूरा रखा गया है। विद्युत जामवाल और नौरा फतेही की आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा का पहला गाना दिल झूम रिलीज कर दिया गया है। जंगली और सनक जैसी फिल्मों में एक्शन स्टार विद्युत जामवाल के साथ काम करने वाली अभिनेत्री पूजा सावंत और रुक्मणी मैत्रा उनकी आगामी फिल्म क्रैक के एक गाने में उनके साथ नजर आएंगी। विद्या बालन और प्रतीक गांधी की आगामी फिल्म 2 और 2 प्यार के लिए साथ आ रहे हैं। ये फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति भी हैं। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। एक्टर अरशद वारसी, जूही चावला, गौहर खान और दिव्या दत्ता फिल्म निर्माता निधेश पुजक्कल की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर ईगो में नजर आएंगी। आगामी फिल्म फाइटर में भूमिका निभाने वाले अभिनेता अक्षय ओबरॉय ने कहा है कि फिल्म ने उनके भीतर गर्व और देशभक्ति की गहरी भावना जताई है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। IMD के मुताबिक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और दिल्ली में कोहरे में कमी आई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। IMD ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। बुधवार को बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही औली और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। इससे पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ ही नया सवेरा के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं ओडिशा भाषा के इस सुंदर राम भजन के साथ।
जी हाँ, ये सुंदर राम भजन जो है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है और कण कण जो है वो राम में हो रहा है। आप भी इस राम धुन को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे, पराक्रम और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।